नमस्कार। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर अमित कुमार बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय। ये फैसला 17 जुलाई 2025 को आया था जी। और ये चर्चा सीधे फैसले पर ही आधारित है। मामला जुड़ा है शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न से। हाँ, और ये फैसला प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये पीओएस एक्ट मतलब जो वर्कप्लेस हैरेसमेंट वाला कानून है और साथ ही यूजीसी रेगुलेशंस, इनका अकादमिक माहौल में कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन बारीकियों पर रोशनी डालता है। अच्छा। इसमें जो मुख्य मुद्दा था वो था आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की सिफारिशों पर जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी उसको चुनौती देना। तो मामला क्या था, थोड़ा संक्षेप में बताएं। हाँ, तो बात ये थी कि भारती कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर अमित कुमार। उन पर 4 महिलाओं ने, जिनमें 3 छात्राएं थीं और एक पूर्व छात्रा, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। 4 महिलाओं ने? ओके जी। शिकायतें ज्यादातर व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर पर भेजे गए आपत्तिजनक संदेशों और कुछ फोन पर हुई बातचीत से जुड़ी थीं। और मामला तब थोड़ा और गरमाया जब फरवरी 2018 में एक पब्लिक में हुई बहस का कोई वीडियो सामने आ गया। अच्छा, एक वीडियो भी था? हाँ, तो प्रक्रिया पॉश एक्ट और यूजीसी नियमों के तहत शुरू हुई। शिकायतें आईसीसी को भेजी गईं और एक जरूरी बात, शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी गई, जैसा पॉश एक्ट की धारा 16 में कहा गया है। सही है। और याचिकाकर्ता डॉक्टर कुमार का क्या कहना था? उन्होंने क्या पक्ष रखा? उन्होंने तो बिल्कुल इनकार किया, कहा कि ये साजिश है, उनके संदेशों का गलत मतलब निकाला गया है। और उन्होंने वो जो पूर्व छात्रा थी उसकी शिकायत की वैधता पर भी सवाल उठाए और साथ ही आईसीसी के अधिकार क्षेत्र पर भी, जैसे कि शिकायत की टाइम लिमिट निकल चुकी है या ये कार्यस्थल की परिभाषा में आता भी है या नहीं, इस तरह के सवाल। अच्छा, मतलब प्रोसीजरल आपत्तियां भी थीं? जी बिल्कुल। प्रक्रिया के दौरान आईसीसी बनी जिसमें छात्र सदस्य भी थे, बाहरी सदस्य भी। एक जांच समिति भी बनाई गई थी सबूत दर्ज करने के लिए। याचिकाकर्ता ने पहले एक रिट याचिका भी डाली थी कोर्ट में। हाँ, WP 5486 2018। जी, उसी के बाद कोर्ट ने कहा था कि आईसीसी की पूरी बेंच उनके सबूत दर्ज करें। बाद में उनकी दूसरी रिट और एलपीए भी खारिज हो गई थी। उन पर यह भी आरोप लगा कि वो कार्यवाही में ठीक से सहयोग नहीं कर रहे थे, देरी कर रहे थे, जिरह से मना कर रहे थे। ओके, तो फिर आईसीसी की जांच में क्या निकला? क्या फाइंडिंग्स थी? आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट दी 28 अगस्त 2018 को। उसमें मुख्य बातें थीं कि पहली, शिकायत में जो देरी हुई थी वो माफ करने लायक है। क्यों? क्योंकि उत्पीड़न लगातार चल रहा था वीडियो आने तक। शिकायतकर्ताओं में डर था, शायद जागरूकता की कमी भी थी और याचिकाकर्ता के अपने काम भी देरी की वजह बने। अच्छा। दूसरी बात, जो पूर्व छात्रा की शिकायत थी उसे यूजीसी रेगुलेशंस के तहत वैध माना गया। और तीसरी जो दिलचस्प बात है, कार्यस्थल की परिभाषा को सोशल मीडिया बातचीत तक फैलाया गया। तर्क ये था कि बातचीत शिक्षक छात्र संबंध के दायरे में ही शुरू हुई थी। ओह, ये महत्वपूर्ण है। जी, और आखिर में सबूतों के आधार पर, जैसे स्क्रीनशॉट्स, ऑडियो, गवाहों के बयान वगैरह, आरोपों को सही पाया गया। याचिकाकर्ता के जो स्पष्टीकरण थे उन्हें विश्वसनीय नहीं माना गया। तो फिर आईसीसी ने सिफारिश क्या दी? सबने मिलकर मतलब सर्वसम्मति से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की और साथ ही हर शिकायतकर्ता को 10-10 हजार रुपए का मुआवजा देने की भी। ठीक है। आईसीसी रिपोर्ट के बाद फिर क्या हुआ? डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे आगे बढ़ा? रिपोर्ट फिर कॉलेज की गवर्निंग बॉडी यानी जीबी को भेजी गई। वो ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थी। हाँ। याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का, व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। एक कारण बताओ नोटिस जारी हुआ जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। फिर जीबी ने 29 अक्टूबर 2018 को प्रस्ताव पास किया कि वो आईसीसी की सिफारिश मान रहे हैं और कुलपति यानी वीसी की मंजूरी मांगी। अच्छा। जो आदेश जारी हुए 18 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 के पत्र, उन्हीं को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। समझ गया। तो हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की मुख्य कानूनी दलीलें क्या थी? सीनियर एडवोकेट पुनीत जैन ने क्या पॉइंट्स उठाए? हाँ, कई पॉइंट्स थे। मुख्य रूप से कि आईसीसी का गठन ही गलत था, प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, मतलब नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ। जैसे कि समय सीमा पर आईसीसी ने पहले से मन बना लिया था या आमने सामने जिरह करने से मना कर दिया। एक और अहम पॉइंट था कि आरोप पत्र डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी जीबी को जारी करना चाहिए था, आईसीसी को नहीं।
यहाँ उन्होंने बीवी गोपीनाथ और कोल इंडिया जैसे केस का हवाला दिया। फिर वही समय सीमा वाली बात उठाई कि शिकायतें टाइम बार्ड थीं, नासिरुद्दीन जैसे केस का जिक्र किया। कहा कि शिकायतें न तो यौन उत्पीड़न के दायरे में आती हैं, न ही कार्यस्थल की परिभाषा में। ये भी कहा कि गवर्निंग बॉडी ने अपील ठीक से नहीं सुनी। डॉक्टर विजया कुमारन केस का हवाला दिया और ये कि जीबी का आदेश स्पष्ट कारणों के बिना था, मतलब रीजन्ड ऑर्डर नहीं था, जिसमें सीमेंस इंजीनियरिंग जैसे केस का जिक्र किया। जी, काफी सारे पॉइंट्स थे। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज का क्या जवाब था इन पर? उनकी तरफ से एडवोकेट सीमा डोलो और बीन शॉ सोनी ने कहा कि पहली बात तो ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि अपील का जो रास्ता था वो याचिकाकर्ता ने अपनाया नहीं। अच्छा, वैकल्पिक उपाय था। जी, और कहा कि कई मुद्दे तो पहले ही तय हो चुके हैं या याचिकाकर्ता ने खुद ही छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया का सही से पालन हुआ है और आईसीसी की रिपोर्ट काफी विस्तृत और तर्कसंगत है। उन्होंने बीके मोहंती, विद्या खवे जैसे मामलों का भी जिक्र किया। तो इन सब दलीलों के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने क्या निर्णय दिया? कोर्ट का क्या मानना था? देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले तो ये साफ किया कि जुडिशियल रिव्यू का दायरा सीमित होता है। अदालत सबूतों को दोबारा नहीं तौल सकती। सही। वो सिर्फ ये देखती है कि क्या फैसला बिल्कुल ही बेबुनियाद है या बिना किसी सबूत के है। यहाँ उन्होंने हीम सिंह केस का हवाला दिया। फिर कोर्ट ने आईसीसी के गठन को सही माना। अच्छा। नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन वाली दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समय सीमा माफ करना सही था और इसके लिए मुद्रिका सिंह केस का जिक्र किया और जो प्रश्नावली के जरिए जिरा हुई थी उसे भी ठीक माना, खासकर जब शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखनी हो। साक्षी और दिलीप पॉल केस का हवाला देते हुए कहा कि ये स्वीकार्य है। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के तरीके पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिला था। आईसीसी के निष्कर्षों में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखा। और गवर्निंग बॉडी की प्रक्रिया और अपील वाले मुद्दे पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपील का सही रास्ता नहीं चुना। गवर्निंग बॉडी ने सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया था और कोर्ट ने प्रेजुडिस टेस्ट लगाया, मतलब ये देखा कि प्रक्रिया में अगर कोई कमी थी भी तो क्या उससे याचिकाकर्ता को वाकई कोई नुकसान हुआ। अच्छा, पूर्वाग्रह परीक्षण, एसके शर्मा केस वाला। जी, एसके शर्मा, हरींद्र अरोड़ा जैसे मामलों का हवाला दिया और कहा कि कोई प्रेजुडिस साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब गवर्निंग बॉडी आईसीसी के रिपोर्ट से सहमत होती है तो यूजीसी रेगुलेशन 86 के तहत उसे अलग से बहुत विस्तृत कारण देने की जरूरत नहीं है। ईजी नाम्बुदिरी और एनएचएआई बनाम मधुकर कुमार केस का जिक्र किया और वीसी की मंजूरी की प्रक्रिया को भी वैध माना गया। तो मतलब कुल मिलाकर याचिका खारिज हो गई? बिल्कुल, रिट याचिका खारिज कर दी गई और अनिवार्य सेवा निवृत्ति का जो आदेश था उसे बरकरार रखा गया। तो संक्षेप में कहें तो कोर्ट ने प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज के बजाय मामले के सार को ज्यादा महत्व दिया और नेचुरल जस्टिस को शिकायतकर्ता की सुरक्षा के साथ बैलेंस करने की कोशिश की। एकदम सही। ये फैसला तो निश्चित रूप से वकीलों के लिए, खासकर जो इन मामलों में प्रैक्टिस करते हैं, काफी अहमियत रखता है। हाँ बिल्कुल, वकीलों के लिए इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये निर्णय दिखाता है कि न्यायपालिका शिक्षण संस्थानों में पॉश जांच को लेकर एक व्यवहारिक रवैया अपना रही है। ये स्टैट्यूटरी रेमेडीज को पूरी तरह इस्तेमाल करने के महत्व को भी बताता है और प्रेजुडिस टेस्ट कैसे लागू होता है ये भी दिखाता है। और भविष्य के लिए ये सवाल जरूर उठता है कि कार्यस्थल की ये जो विस्तृत व्याख्या की गई है और प्रश्नावली के जरिए जिरह को जो मान्यता मिली है, ये सब चीजें भविष्य में पॉश मुकदमों की रणनीतियों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी।